स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम दौर का मतदान जारी, 40 सीटों पर हो रही है वोटिंग। हरियाणा के पलवल में पीएम मोदी की चुनावी रैली आज, कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा आज भी रहेगी जारी। जमैका के पीएम एंड्रयू होल्नेस की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। इजरायल की सेना लेबनान में घुसी, छोटे पैमाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बना रही निशाना। कानपुर टेस्ट के अंतिम दिन भारत की बांग्लादेश को जल्द समेटने की होगी कोशिश, दूसरी पारी में बांग्लादेश के अब तक 2 विकेट गिरे। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं। लाइन में लगकर सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। 40 सीटों में 24 सीटें जम्मू संभाग की है तो 16 सीटें कश्मीर संभाग की है। इस चरण में 39,18,000 से ज्यादा मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में मतदान के लिए 5060 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें। मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से जम्मू कश्मीर में एक सशक्त सरकार बनाने का आह्वान करते हुए विकास के लिए मजबूत सरकार को जरूरी बताया। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान है। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो विजनरी भी हो और यहाँ की सुरक्षा, शांति व स्थिरता के लिए मजबूत निर्णय भी ले सके। आज यहाँ अंतिम चरण में मतदान करने वाली जनता अपनी वोट की शक्ति से एक ऐसी सरकार बनाए जो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर रखे और हर वर्ग के अधिकारियों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो। जम्मू कश्मीर में पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और चौतरफा विकास के लिए ऐतिहासिक मतदान करें। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज 23 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस रैली में पलवल की 3, फरीदाबाद की 6, नूंह की 3, गुरुग्राम की 4, रेवाड़ी की 3 और महेंद्रगढ़ की 4 सीटों के सभी प्रत्याशी उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत शहरी और समालखा की बापौली में रैली को संबोधित करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती आज राज्य के यमुनानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी राज्य के मतदाता को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार करेंगे।
आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी की कल से शुरू हुई हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज झज्जर के बहादुरगढ़ पहुंचेगी। सोनीपत के 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ये यात्रा गोहाना पहुंचेगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज अनाज मंडी समालखा में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। डॉक्टर होल्नेस की यह पहली भारत यात्रा है। वे 4 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। जमैका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर होल्नेस की यात्रा के साथ भारत और जमैका अपने मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तैयार है। उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग गहरा होगा और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जमैका की विकासात्मक परियोजनाओं के समर्थन में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड का दौरा करेंगे। दोपहर के करीब 2 बजे वह झारखंड के हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन करेंगे और 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। अमेरिका के वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूएस इंडिया सीईओ फोरम और यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग पहल पर चर्चा हुई। इन पहलों का उद्देश्य भारत अमेरिकी व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के तहत अब तक की प्रगति की भी सराहना की और IPEF समझौतों के क्रियान्वित करने की दिशा में साझा प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद उनकी पत्नी पार्वती ने मूडा को पत्र लिखकर उन्हें आवंटित 14 प्लॉट वापस करने की बात कही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मूडा भूमि मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य पर मामला दर्ज किया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े धन शोधन के एक मामले में केस दर्ज किया है। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा इस मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने के बाद FIR दर्ज की गई। अब जबकि इस मामले ने तूल पकड़ लिया है तो सिद्धारमैया की पत्नी ने मुडा कमिश्नर को पत्र लिखकर 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की है। सिद्धारमैया जी की पत्नी ने अभी पत्र लिखा है। ये पत्र रेजिग्नेशन का होना चाहिए था सिद्धारमैया जी का। रेजिग्नेशन लेटर लिखने के बदले रिडेम्पशन पत्र लिखा जा रहा है, रिडेम्पशन लेटर लिखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए रिडेम्पशन लेटर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने करप्शन किया है, ये बात स्थापित हो चुकी है। कुछ गलत नहीं किया तो क्यों रिटर्न किया जा रहा है? और वो भी अब जब हाईकोर्ट का आदेश आया, स्पेशल कोर्ट का आदेश आया, FIR दर्ज हो गई, अक्यूज नंबर 1 अक्यूज नंबर 2 बन गए, ईडी का केस शुरू हो गया। इस्तीफा देने की बारी है, रेजिग्नेशन लेटर देना है। ये लेटर से कुछ नहीं होगा, ये तो एडमिशन ऑफ गिल्ट हो चुका है। RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा और अन्य ने इस मामले में शिकायत दी थी। इनका आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को मैसूरू के एक पॉश इलाके में मुआवजे के रूप में जो 14 भूखंड आवंटित किए गए थे, उनकी कीमत मुडा द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन की तुलना में काफी अधिक थी।
मुडा ने पार्वती की 3.16 एकड़ जमीन के बदले में उन्हें 50-50 के अनुपात से भूखंड आवंटित किए थे। आरोप है कि मैसूरू के कसाबा होबली के कसारे गांव में स्थित उस 3.16 एकड़ जमीन पर भी पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं था, जिसके एवज में प्लॉट आवंटित हुए। वहीं इस पर भाजपा सांसद लहर सिंह ने कहा कि सरकार आरटीआई कार्यकर्ता को परेशान करती रहती है। वे खोजी पत्रकारों को भी परेशान कर रहे हैं। अगर अराजकता इसी तरह फैलती रही तो इसका असर औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, उस समय बजाय उन पर कार्रवाई करने के ये सरकार आरटीआई एक्टिविस्ट को हैरेस करने पर लगी हुई है, आतंकित करने पर लगी हुई है और यही नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को भी टेरराइज कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को बेबुनियाद बताया। मुडा केस में जहां पे कोई पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ, वहां पे ये कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें प्रोसिक्यूशन करना चाहते हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। ये तो ये द्वेष की सियासत है, ये द्वेष की राजनीति है। मुडा घोटाला एक गंभीर मामला है जिसमें सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और संपत्ति के गलत उपयोग का आरोप है। इस मामले में ईडी की संभावित कार्रवाई कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, खासकर तब जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। घोटाले के आरोपों और जांच के बीच उनकी राजनीतिक छवि और सरकार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इधर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे और आवास व्यवस्था में सुधार के लिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में बड़े कदम उठाए हैं। क्या है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बड़े कदम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले 100 दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी जानकारी साझा करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने एक विजन दिया, हाउसिंग फॉर ऑल। नई सरकार में जो सबसे पहले फैसला हुआ उसमें 3 करोड़ मकान देश की जनता को देने हैं। उसमें से 2 करोड़ शहरी और 1 करोड़ ग्रामीण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसरण में 10 लाख करोड़ के निवेश के साथ PMAYU 2.0 1 करोड़ परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला किया कि 3 करोड़ नए मकान देने हैं हमको देश की जनता को, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के। इस बार थोड़े उसमें पैरामीटर्स बदले हैं। पहला तो ये कि हमने इस बार प्रदेशों की जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी की गई है। पिछली बार ये मैंडेटरी नहीं थी। कुछ कठिनाइयाँ पिछली बार में आने को जो मिली, उस अनुभव से हम लोग सीख करके नए नए प्रोविजन भी इसमें किए गए हैं। एक स्कीम इसमें रेंटल हाउसिंग की जोड़ी गई है। केंद्रीय मंत्री ने परिवहन पर बोलते हुए कहा कि सरकार शहरी क्षेत्रों में परिवहन की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार के 100 दिनों के भीतर 31,000 करोड़ रुपए की 3 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें बेंगलुरु मेट्रो चरण 3, ठाणे आंतरिक रिंग रोड मेट्रो परियोजनाएं और पुणे मेट्रो रेल परियोजना का दक्षिण की ओर विस्तार शामिल है। मेट्रो का विस्तार बहुत ही गति से बढ़ रहा है। अभी देश में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 23 शहरों में 978 किलोमीटर का हो चुका है। मेट्रो का भी विस्तार बहुत गति से बढ़ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि 2014 में केवल 5 शहरों में और जो मेट्रो है जिसकी लंबाई मात्र 248 किलोमीटर थी, और अभी ये 23 शहरों में इसका विस्तार किया जा चुका है और 978 किलोमीटर और जो है रेलवे मेट्रो का एक विस्तार ये किया जा चुका है। इसको और आगे गति देने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। जल के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग के साथ साथ रिसाइकलिंग और
प्रसंस्करण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि पहले 100 दिनों में एक नई योजना जल ही अमृत को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 7.5 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों यानी CTU को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और करीब 86% CTU को पहले ही साफ किया जा चुका है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता और सफाई से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में भारत की दशक भर की स्वच्छता उपलब्धियों और हाल ही में संपन्न स्वच्छता ही सेवा अभियान की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। बता दें कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत 17 करोड़ से ज्यादा लोगों की जन भागीदारी के साथ 19.70 लाख से ज्यादा कार्यक्रम पूरे किए गए हैं। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 45 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छता ही की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण कराने और खुले में शौच की आदतों को समाप्त करना अहम है। सरकार ने इसके लिए मिशन मोड पर काम करते हुए पिछले 10 साल में पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के कई गांव में शौचालयों का निर्माण होने के बाद महिलाओं के जीवन स्तर में काफी परिवर्तन आया है। स्वच्छ भारत अभियान ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के साथ प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। जनपद फतेहपुर के मंझूपुर, कोराई समेत कई गांवों में 2014 के बाद स्वच्छता अभियान से सूरत बदली है। व्यक्तिगत शौचालयों के बनने के बाद महिलाओं के जीवन स्तर में बहुत परिवर्तन आया है। खुले में शौच हेतु जाते समय महिलाओं को असुरक्षा महसूस होती थी और कई बार विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब इन शौचालयों के निर्माण से महिलाओं के लिए सुविधा, सुरक्षा और आत्मसम्मान तीनों सुनिश्चित हुए हैं। बाहर जाने में शर्म भी लगती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। बारिश में भी दिक्कत होती थी, वायरस फैलता था, बच्चे बीमार पड़ते थे, हम भी बीमार पड़ते थे। और जब से बन गए तब से बहुत आराम है। बड़ी दिक्कत समस्या रही है हम लोगों का। बाहर जाओ, भागो इधर उधर, कोई आदमी आ गया इधर भागो उधर भागो, कहाँ जाए भैया। घर में शौचालय नहीं था, अब सरकार ने दिया, हम घर में कर लिए। बुढ़े आदमी कहाँ जाए, इधर उधर भागे, तो अपना घर में हमको आराम बहुत है। जंगल में जाता था तो हर काय के डर रहता था। अब यह कि अब बन गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई डर नहीं। गंदगी खूब रहती रही है, तो ये गंदगी की वजह से हम लोग जब से शौचालय बन गए तब से हम बाहर नहीं जाते हैं। फतेहपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह ने बताया कि जनपद में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रथम फेज में लगभग 4.5 लाख लाभार्थियों को इज्जत घर से लाभान्वित कराया गया है। शौचालय से महिलाओं को आत्मसम्मान मिलने के साथ ही बीमारियां कम हुई हैं, जिससे आर्थिक रूप से भी मजबूती आई है। वहीं 816 गांवों में सामुदायिक शौचालय बन जाने से गंदगी का वातावरण खत्म हो रहा है और स्वच्छ माहौल लोगों को मिल रहा है। घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, लोग खुले में शौच करने जाते थे। महिलाओं को उस समय जो है खुले में जाना पड़ता था और काफ़ी संख्या में ऐसे भी केस सुनने में आते थे कि उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। उसको लेके जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का ये था कि जो महिला है उसकी हमें इज्जत करनी है, और उसके लिए उनने इज्जत घर शौचालय का नाम जो है इज्जत घर दिया और एक मुहिम छोड़ी कि सभी घरों में शौचालय का जो है निर्माण कराया जाएगा। महिलाओं में बीमारी की संख्या घटी है, खुले में वातावरण शुद्ध हुआ है शौचालय बनने से। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत में खुले में शौच की आदत को समाप्त करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत 2014 से अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत असम में परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तेजपुर के ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों के बीच साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा करने के मकसद से तेजपुर के शहीद बकरी से 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। मैराथन दौड़ को भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और पद्मश्री बाईचुंग भूटिया, अभिनेता रवि शर्मा, गायिका दीपालीना डेका और भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख सुभाष चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में तेजपुर के 500 से ज्यादा एथलीटों और छात्रों ने भाग लिया। आज का अवेयरनेस कैंपेन बहुत ही अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो किया है, एक स्वच्छ भारत और स्वच्छ अपना जगह, अपना गांव, अपना शहर को रखना, साथ साथ ये 5K फंड रन अपना हेल्थ शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी का जो अपील है जो इस क्लीनेस ड्राइव के लिए, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, अवेयरनेस का भी है, स्वच्छता का भी है, प्लांटेशन का भी है। तो बेसिकली जो ये इवेंट है हमने जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया है ओनली फॉर अवेयरनेस, हम पब्लिक को जागरूक करें क्लीनेस के प्रति अंदर से, ताकि वो स्वच्छ हों। और इधर मध्य प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। वे अगस्त 2025 तक इस पद पर रहेंगे। वो फिलहाल केंद्र में सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने 10 साल पहले PM नरेंद्र मोदी के संयुक्त सचिव के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना को बनाया और लागू किया। और गुजरात के अहमदाबाद में चारों तरफ बाजारों में रौनक ही रौनक है। यहाँ लोग नवरात्रि से पहले खरीदारी में लगे हुए हैं। बाजारों में खरीदार पारंपरिक पोशाक, रंग बिरंगी छतरियां और आभूषण खरीद रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं हमारी संवाददाता मेघना देव की इस रिपोर्ट पर। नवरात्रि के त्योहार को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। गुजरात में नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बाजार रंगों से सजा हुआ है। यहाँ पर चनिया चोली हो या फिर गुजरात के पारंपरिक जो पोशाक होते हैं वो यहाँ पर लोग खरीदी कर रहे हैं उसकी, और उसके साथ ही ना केवल ये बल्कि आभूषण के साथ साथ छतरी हो, मोजड़ी हो, ऐसी कई ऐसी पारंपरिक चीजें, रंग बिरंगी चीजें जिसकी खरीदारी लोग यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद में कर रहे हैं। इस साल नवरात्रि का पर्सनली मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं कई सालों से इंडिया में नहीं थी, आउट ऑफ इंडिया स्टडी कर रही थी। तो इस साल अभी मैं इधर हूँ, इसका बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं अभी नवरात्रि यहाँ पे खेलूंगी और वो भी 9 दिन, पूरे 9 दिन खेलने वाली हूँ। अरे बहुत जोर शोर से, घर पे नहीं काम करने, लेकिन ये खरीदी करने सब निकल जाते हैं कि चलो चनिया चोली वगैरह सब ऑर्नामेंट्स वगैरह ले आए। फुल जोर में उत्साह चल रहा है अभी तो सब में। गरबा का एक्साइटमेंट तो बहुत ही है, स्पेशली आप अगर अहमदाबाद में हो तो गरबा तो अटेंड करना ही चाहिए। जो गुजराती नहीं है उनको भी नवरात्रि खेलने का शौक हो जाए, ऐसा होता है गरबा। गुजरात में तो गरबा का कुछ कहना ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है हमारे गरबे। पूरे साल के लिए बस ऐसी 10 दिन का इंतजार रहता है कि कब नवरात्रि आए। त्योहार तो बहुत आते हैं, फेस्टिवल्स बहुत आते हैं, बट गर्ल्स के लिए नवरात्रि स्पेशल होता है। नवरात्रि में बहुत उनको चनिया चोली पहनो, तैयार हो, ये बहुत अच्छी होती है। और 9 डेज माता को पूजा जाता है, माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अहमदाबाद में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो अहमदाबाद में, तो सारे लोग उत्सुक है, ऑल्सो मैं भी। तो नवरात्रि के सभी 9 दिनों पर जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, कुछ लोग पारंपरिक पोशाक खरीद रहे हैं, कुछ लोग पारंपरिक आभूषण खरीद रहे हैं। ऐसे में गुजरात में जो पूरी तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद।
और इधर सुपरस्टार रजनीकांत की तबीयत कल देर रात बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने जानकारी दी है कि 73 वर्षीय अभिनेता की हालत स्थिर है। और इसके साथ ही समाचारों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।